अच्छा भाई, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक का किसी को आइडिया होता क्या? यूज कॉन्टेक्स्ट हुक वैसे अभी तक यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर आइडिया है तो बता सकता है कि यूज कॉन्टेक्स्ट हुक होता क्या है? किसी को भी नहीं पता? चलो, हुक पता है? हुक क्या होता है? हुक तो पता है ना? बताएं क्या होता है? ये के बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनको उसका नाम दिया गया है। सही है। वो फंक्शनैलिटी जो हमें रिएक्ट आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? हुक्स। हमने लास्ट टाइम कितने हुक्स पढ़े थे? यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ। यूज रेफ हमने लास्ट में पढ़ा था शायद। किस काम आता था? री रेंडरिंग के दौरान हमारी वैल्यू को परसिस्ट करने के लिए। आज हमारा जो हुक है वो है यूज कॉन्टेक्स्ट। इसका काम क्या है कि काम यह है इसका कि आप लोगों ने देखा होगा कि अभी के लिए आप जो भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, कंपोनेंट्स पता है ना सबको? तो कंपोनेंट्स बनाते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा भेजने के लिए हमें एक अप्रोच चूज करनी होती है। वो कौन सी होती है? प्रॉप्स। प्रॉप्स से हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं आराम से। अब फर्ज करें कि हमारे पास सिनेरियो आ गया कि हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं और हमें डेटा पास करना है। फर्ज करें कंपोनेंट 1 और डेटा पास करना है हमें कंपोनेंट 6 में। अब होगा क्या कि कंपोनेंट 1 के अंदर कंपोनेंट 2 है, 2 के अंदर 3, 3 के अंदर 4 और 4 के अंदर 5। तो हम प्रॉप्स हमेशा एक एक लेवल पे पास करते हैं। तो कंपोनेंट 1 से डेटा कहां जाएगा? कंपोनेंट 2 में, 2 से कहां जाएगा? 3 से 4 में, 4 से 5 और उसके बाद 6। अब काम तो सही लग रहा है, लेकिन बुरी अप्रोच क्या है यहां पे? मुझे डेटा चाहिए था सिर्फ कंपोनेंट 1 से, कंपोनेंट 1 से चाहिए था और यूज कहां पे करना था? कंपोनेंट 6 में। जो 2, 3, 4, 5 में डेटा आया, क्या वो फालतू नहीं आया? मेरे काफी स्टेप बढ़ गए। अब अगर ये हमने मिसाल लिए 6 कंपोनेंट्स की, जब आगे जाते हैं ना हम, तो होता ऐसा है कि हमारी एप्लीकेशन में हो सकता है कि 80 कंपोनेंट बने हुए, 100 कंपोनेंट बने हुए। अगर हम इसी अप्रोच को यूज करते हुए गए, कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 80 या 100 में चाहिए डेटा, तो मसला हो जाएगा। कितनी दफा हमें हर प्रॉप पास करना पड़ेगा? तकरीबन 80 दफा पास करना है। क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? बीच में हर बार एक कंपोनेंट आ रहा है और हमें पता है कि प्रॉप जो हम पास करते हैं वो पेरेंट से चाइल्ड में जा सकता है। प्रॉप हमें ये भी पता है कि चाइल्ड से पेरेंट में नहीं आ सकता, पेरेंट से चाइल्ड में आ सकता है। तो ये जो एक लाइफ साइकिल चल रही है, कंपोनेंट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये एक लूप में फंस गए हम। और फर्ज करें कि मुझे एक बार मैंने डेटा भेज दिया, दोबारा कोई चेंजिंग करनी है, फिर मुझे डेटा मंगवाना है एक एक प्रॉप करके, तो फिर मसला हो गया ये। इसे हम कहते हैं अपने पास, इस टॉपिक का नाम है प्रॉप। इसको हम कहते हैं, ये कौन सी चेन में फंस जाते हैं हम? प्रॉप ड्रिलिंग। ड्रिल मशीन देखी आप लोगों ने? अब शायद उसी से इंस्पायर होकर लिखा है। ड्रिल मशीन क्या होती है? वो दीवार में सुराख करने वाली है। सही है। तो प्रॉप ड्रिलिंग में भी क्या हो रहा है कि एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से चौथे में। तो ये एक हमारे पास हमने नुकसान तो देख लिया। अच्छा, डायग्राम भी है, डायग्राम पहले नहीं देखी। जैसे पेरेंट है, अब फर्ज करें कि डेटा कहां पर पड़ा हुआ है? पेरेंट कंपोनेंट में। सही है। तो पेरेंट से डेटा आराम से चाइल्ड 1 में जा सकता है, पेरेंट से आराम से डेटा चाइल्ड 2 में भी आ सकता है, और पेरेंट से आराम से डेटा चाइल्ड 3 में भी आ सकता है। अब फर्ज करें कि पेरेंट से मुझे भेजना है चाइल्ड 6 में। एक स्टेप एक्स्ट्रा क्या है यहां पर? क्या मैं पेरेंट से डायरेक्ट पेरेंट से यहां चाइल्ड 6 में डेटा भेज सकता हूं? नहीं भेज सकता ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पेरेंट से डेटा जाएगा चाइल्ड 3 में, चाइल्ड 3 से डेटा जाएगा कहां पे? चाइल्ड 6 में। इसी तरह मेरे पास मल्टीपल चेन बनी होती, चाइल्ड 6 से चाइल्ड 9, 9 से 12। इसी तरह एक एक स्टेप करके मैं आगे जाता रहता। तो इस वाले इशू को, जो प्रॉप ड्रिलिंग वाला इशू है, इसको सॉल्व कौन कर रहा है? यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक। अगर हम यहां लिख भी दें यूज कॉन्टेक्स्ट,
तो हमने ये पढ़ा कि भाई ये एक इशू है, इसको सॉल्व कौन कर रहा है? यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक। अभी कैसे कर रहा है आप लोग मुझे बताएं। ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट हो गई, ऐसा क्या कर रहा होगा कि पेरेंट से चाइल्ड 6 में डायरेक्ट डेटा चले जाएगा? कुछ भी क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर डिफाइन करके उसको फिर आगे तक पास कर सके, इस तरह से कह सकते हैं। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू उसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, प्रोवाइडर में उसको रैप करके हम आगे क्या नाम है पास कर सकते हैं। सही है। और कोई? सबसे पहले तो पहला काम यूज कॉन्टेक्स्ट जो हमें देता है कि आप क्या करो कि अगर आपने यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक यूज करना है तो सबसे पहले आप क्या क्रिएट कर लो? एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लो जहां पर सारा का सारा डेटा मौजूद होगा। अब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद यहां पर एक शर्त है कि जितने भी आपने कंपोनेंट्स में डेटा पास करना है वो सारे के सारे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप होने चाहिए। इसका ऊपर वाली लेयर कौन सी होनी चाहिए? कॉन्टेक्स्ट वाली। तो पहला स्टेप जो हमारे पास है, हमें क्या क्रिएट करना है? यहाँ पर क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हमें प्रोवाइडर बनाना है। प्रोवाइडर कौन होगा? वो जो डेटा आगे भेज रहा है। फर्ज करें कि इस वाले केस में प्रोवाइडर कौन है हमारे पास? इस वाले केस में हमारे पास प्रोवाइडर कौन है? ये वाला पेरेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा। और प्रोवाइडर क्या करेगा? प्रोवाइडर कहेगा कि भाई मेरे पास डेटा है, जिसको चाहिए मुझसे आके ले ले। फर्ज करें कि मैं प्रोवाइडर हूं, आप लोग सारे क्या हैं? फर्ज करें मैं पेरेंट कंपोनेंट हूं, आप लोग सारे क्या हैं? चाइल्ड कंपोनेंट। मैं नहीं चाह रहा कि भाई जो मुझे अगर पीछे वाले तक बात पहुंचानी है, मैं पहले इनको बताऊं, ये पीछे वाले को बताएं, फिर पीछे वाले, तो बात पहुंचते पहुंचते ये भी प्रॉप ड्रिलिंग में आ गया ना, एक एक स्टेप जा रहा है, एक एक स्टेप जा रहा है। मैं क्या करूं? मैं डायरेक्ट बोल दूं कि भाई मैं प्रोवाइडर हूं, ये डेटा मेरे पास है, जिसको ये इन्फो चाहिए आगे मुझसे ले। समझ आई? मैं नहीं चाह रहा कि मैं प्रोवाइडर एक एक करके बताऊं, वो बात एंड तक पहुंचे। मैं इस तरह कह सकता हूं कि भाई ये वाला डेटा मेरे पास है, मैं प्रोवाइडर हूं, जिसको चाहिए मुझसे आके ले ले, वो मैं आपको वाला डेटा दे दूंगा। तो प्रोवाइडर ने क्या किया? वो सारा डेटा अपने पास रखा, और अब जो मुझसे डेटा लेने आएगा वो कौन होगा? मेरा कंज्यूमर। सही है? आप लोग जो आएंगे, जो मुझसे डेटा एक्सचेंज करेंगे, मेरे पास जो डेटा है मैं कौन हूं? प्रोवाइडर। आप लोग जो मुझसे डेटा लेंगे, आप लोग कौन है? कंज्यूमर। तो पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। सही है? सबसे पहला काम हमें एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। उसके बाद दूसरा काम क्या है? हमें एक प्रोवाइडर जनरेट करवाना है, जिसके अंदर सारे के सारे उसके चाइल्ड कंपोनेंट रैप होंगे। तीसरा काम क्या है? जिसको भी डेटा चाहिए होगा वो डायरेक्ट किससे बात कर लेगा? पेरेंट से। अब इससे फायदा क्या हुआ कि अभी जो हमारी चेन चल रही थी, पेरेंट से चाइल्ड 3, चाइल्ड 6, अब अगर फर्ज करें कि डेटा चाहिए किसको? डेटा चाहिए चाइल्ड 6 को, तो क्या वो चाइल्ड 3 के ऊपर डिपेंडेंट रहा? वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? वो कहेगा कि भाई इसका प्रोवाइडर कौन है? प्रोवाइडर है अभी के लिए पेरेंट। अच्छा, एक मिनट। सही। तो यहां पर क्या हुआ? चाइल्ड 6 डायरेक्ट किसके पास जाएगा? पेरेंट पे। जो भी उसको डेटा की नीड होगी वो किससे ले लेगा? पेरेंट से। थ्योरी समझ आई? प्रैक्टिकल करेंगे समझ आ जाएगा। थ्योरी समझ आई? हो क्या रहा है? प्रॉप ड्रिल। हमारे पास एक मसला था प्रॉप ड्रिलिंग, जो कि हम फेस कर रहे थे कि पेरेंट से एक एक स्टेप में हम डेटा ना मंगाए, हम डायरेक्ट किससे बात कर लें? जो भी हमारा प्रोवाइडर है। अब अगर हमारा प्रोजेक्ट बन गया CD, एरर आ रहा है, सबसे सॉल्व करवा के तो बाकी सब कर लिया, सब हो गया। कितना 5% देता है? हाँ, कितना रहता है? थोड़ा अभी भी रहता है, अभी रहता है। स्कूल को दे दिया, सोल्व करवा के दिया सर से, बोला फिर ये फैकल्टी मेंबर है ना सर, हमजा के बाद चल जाओ, बोलो सर ये कमांड npm रन इंपोर्ट डेटा कर रहा हूँ ना। आप सबके हैकाथॉन चेक हो गए थे ना लास्ट टाइम? कोई ऐसा तो नहीं रहेगा जिसके हैकाथॉन रहेगा? अरे चले आओ।
कोई ऐसा है जिसका हैकाथॉन चेक होने से रह गया हो भाई? आज ना हो जाए दोबारा कितने? 1 2 और बाकी? और मेज वाली साइड से मेज वाले सबके हो गए? दो। आप भी रहते नहीं? वक्त वक्त से जो हाथ उठा रहे फौरन बना दो भाई, रहता है तो। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कंपोनेंट का एक फोल्डर बना लेते हैं। इंपोर्ट डेटा कर रहा हूँ ना, तो ये प्रोजेक्ट आईडी कह रहा है। अच्छा, पीछे वाले को नजर आ रहा है? ये बता दिया बस। अब हम एक काम करते हैं, हमने क्या किया अभी तक, सिर्फ हमने एक फोल्डर बनाया, किस नाम से? कंपोनेंट्स के नाम से, और इसके अंदर हम 3 कंपोनेंट बना लेंगे, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। तो हमने क्या किया, child1.tsx कंपोनेंट बनाने का पहला रूल, फर्स्ट लेटर क्या होगा हमेशा यहाँ पर? कैपिटल। उसके बाद जब ये कंपोनेंट बन गया तो उसमें क्या लिखेंगे? RAFC। बोलो सर, रेपो से बस करा जो उस रेपो में था वही यानी कॉपी पेस्ट। हम एक काम करते हैं, बाकी बनाएंगे 2.tsx child 3। टेम्पलेट अलग है ना, इसलिए थोड़ा सही है। ये RAFC क्या था हमारे पास? हमने शायद शुरू की क्लास में बताया था कि एक एक्सटेंशन थी जो कि अगर हम लिखे तो हमें क्या करती है, एक एरो फंक्शन बना के प्रोवाइड कर देती है। और एक और चीज मुझे बताइए, जो रिटर्न के अंदर जो हम चीज लिख रहे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? JSX, TSX है ना, हम टाइपस्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। तो चाइल्ड 1 हो गया, चाइल्ड 2 हो गया और चाइल्ड 3 हो गया। हम एक काम करते हैं अब कि चाइल्ड 1 के अंदर हम बाकी भी लिख लेते हैं, RAFC चाइल्ड 2 और चाइल्ड RAFC। हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर, अब हम ना यहाँ पर एक चेन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट करें कि हमने चाइल्ड 1 के अंदर कॉल कर लिया अभी के लिए यहाँ पर चाइल्ड 2, और इसी तरह चाइल्ड 2 जो होगा उसके अंदर हम कॉल कर लेंगे चाइल्ड यहाँ पर आ गया चाइल्ड 3, और चाइल्ड 3 के अंदर क्या आ जाएगा? चाइल्ड 3। ये चीज किस चीज को समझ है कि हमने अभी क्या करा, सिर्फ 3 कंपोनेंट बनाए, किस नाम से? चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। चाइल्ड 1 के अंदर हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है? चाइल्ड 2, और चाइल्ड 2 के अंदर कौन सा कंपोनेंट? चाइल्ड 3। अब अगर हमें इसे UI पे दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको क्या कमांड होती है? npm run। तो सबसे पहले अगर हमें इसे क्या करना है, UI पे दिखाना है, तो हमें बताया कि F फोल्डर के अंदर एक फाइल का नाम है page.tsx। हमें वहां पर इस कंपोनेंट को कॉल करना होगा। तो कौन सा कंपोनेंट कॉल करें? चाइल्ड 1। इंपोर्ट भी हो गया, कहां से? कंपोनेंट्स और चाइल्ड 1। अभी UI पे क्या नजर आएगा? UI पे क्या नाम आएगा? अभी हमने कॉल किसको किया? चाइल्ड 1। चाइल्ड 1 पे जाए तो क्या, कौन सा कंपोनेंट कॉल हो रहा है? चाइल्ड 2 के अंदर जाए तो 3 के अंदर जाए तो चाइल्ड 3। तो UI पे क्या नजर आएगा यहाँ पर? चाइल्ड 3। तो एक काम करते हैं, चाइल्ड 3 लिख रहा हूँ, लोकल होस्ट थोड़ा ये दोनों सारे स्टेप मेरा आ गया था,
स्कीमा बनानी, इसको स्कीमा थी, स्कीमा बनाने नहीं आता, सिनेटी पड़ी ये क्या क्यों नहीं बनाया? मैंने नहीं बनाया, करना स्कीमा बनाने में तूने ऐसा क्या कर उन्होंने दिया, ठीक है, इन्होंने ज़्यादा दिया। हमारी इस क्लास में कोई ऐसा है जिसने डे 1 और डे 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया? डे 1 और डे 2 में पार्टिसिपेट जिसने नहीं किया, डे 3 का तो टाइम है अभी, डे 1 और डे 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया। हम तो क्लास ले रहे, डे 3 4 बजे खत्म हो जाएगा, ये तो गलत तुम नहीं किया? 12 बजे खत्म हुआ। कहाँ से 12 बजे? मुझे भी बताओ, खा लो लाल शर्ट। अल्लाह का शुक्र। थोड़े बिजी थे ना, तो कर लेते। क्या चीज कवर कैसे करोगे? डेडलाइन भी खत्म हो गई। तो वैसे है ये हमारा है, हर स्टूडेंट लाइफ में भी है और अगर प्रोफेशनली भी हो तो ये काम होता है। हम लोगों की आदत ये है कि जब तक हम टेंशन में ना आ जाए ना, तब तक हम काम लेके नहीं बैठते। जैसे हमें टाइम मिला 24 घंटे का, हम इतने टैलेंटेड है कि हम बोलते हैं यार टाइम ज़्यादा मिल गया, हम लेके बैठेंगे उसको लास्ट के 2 घंटे में या 1 घंटे में। हम उस टाइम मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन अगर ये काम हम इतनी ही मेहनत शुरू के 4-5 घंटे में कर लें तो पूरा दिन थोड़ी बिना टेंशन में गुजर जाएगा। एक तो हम पूरा दिन टेंशन में गुजार देंगे कि हैकाथॉन बनाना है और बिल्कुल एंड में लेके बैठते हैं। ये है वैसे हमारी पाकिस्तानी कौम का है कि अगर एग्जाम भी आते हैं ना, खास तौर पे लड़कों का तो है ही, क्योंकि हमने भी ये काम किया है कि फीमेल्स वाली साइड पे ऐसा होता है कि जब हमारा तो कोर्स खुलता ना तो लड़कियां पूरे साल पढ़ती हैं, ये तो हमें पता है। लड़के क्या करते हैं, उनको टेंशन होती है आखिरी 1 महीने में, 1 महीने में कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं और पढ़ने बैठते हैं दिन रात आखिरी हफ्ते, और वो 1 हफ्ते बाद भी ऐसी परसेंटेज ला रहे होते हैं 70%, 75%। तो ये है, अगर वही लड़के भाई पूरा साल पढ़ लो, टॉप अप कर लो भाई। खैर हम भी समझा रहे कर, हमने भी ये काम है, हमारा भी सही चिंता कि आखिरी महीने में लेके बैठे, 1 हफ्ते पहले लेके बैठे स्टूडियो में रखा हुआ है ना। चले यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास चाइल्ड 3 आ गया। तो अब हम क्या काम करते हैं कि नहीं ना भाई, जब ब्राउजर में जाते तो स्टूडियो में बड़ा होता है। सबसे पहले भाई, अच्छा ये बातें नहीं करें उसके। अब हम वो वाला इशू देख लेते हैं जो हमने डिस्कस किया प्रॉप ट्रेनिंग वाला, कि फर्ज करें ये जो चाइल्ड 3 आ रहा है ना, चाइल्ड 3, इसमें मुझे क्या करना है कि इसमें मुझे कोई नाम शो कराना है। फर्ज करें यहाँ पर कोई नाम शो कराना है, मैं किस तरह से ऐप के फोल्डर से page.tsx में से कंपोनेंट पास करूंगा। आप क्लास में है भाई? वही पूछ रहा हूँ, क्लास में है, बातों में लगे आप लोग, खामोश हो जाए भाई, समझ लें मेन टॉपिक है। हमने पूछा ये है कि अभी जो मेरे पास UI पे चाइल्ड 3 रेंडर हो रहा है, फर्ज करें जो हमने इसको ऐप डायरेक्टरी में पेज की फाइल पे इसको कॉल किया, यहाँ से मैं कोई नाम भेजना चाहूँ तो मैं कैसे भेजूंगा? प्रॉप्स के जरिए। प्रॉप्स में पता है कैसे भेजते हैं, नेम, और यहाँ पर इसी तरह भेजते हैं चाइल्ड 1 में। तो क्या ये एक वैलिड प्रॉप है? सही है। तो अब अगर हमने चाइल्ड 1 में कोई प्रॉप भेजा तो वो रिसीव कहाँ पे करूंगा मैं? रिसीव करने का बताया ना, हमारे पास यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, या तो हम लिखते हैं यहाँ पर प्रॉप्स, यहाँ पर क्या लिखते हैं, या तो प्रॉप्स लिख दें, या तो इसको डायरेक्ट क्या करवा लें हम, डी स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ से भेजा क्या भेजा है भाई हमने यहाँ पर नेम। तो चाइल्ड 1 में मैं इसको डी स्ट्रक्चर कैसे करवाऊंगा? नेम के नाम से। अब हमारे पास ये नाम आ गया और मुझे भेजना है ये आगे। क्यों आगे भेजना है? क्योंकि मुझे यूज कहाँ पर करना है, चाइल्ड 3 के अंदर। तो चाइल्ड 2 में मैं दोबारा से नेम भेज सकता हूँ, नेम, और इसके अंदर क्या भेज देंगे, यही वाला नेम। ये वाली चीज समझ आई? हमने जो प्रॉप भेजा उसका नाम क्या रखा है यहाँ पर, नेम, और कर्ली ब्रैकेट में क्या भेज दिया, ये वाला नेम। अच्छा ये इशू दिखा रहा है, टाइप का इशू है, लेकिन हम इससे अभी के लिए इग्नोर
कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है भाई हमारे पास। क्या क्या हम रिस्ट्रक्चर कर लेंगे यहाँ पर, नेम और चाइल्ड 3 में क्या भेज देंगे, यहाँ से भी नेम चाइल्ड 3। तो अब अगर मैं यहाँ पर अपना नाम शो कराना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, नेम, और ये आएगा कहाँ से, ये भी हमें रिसीव हुआ है कहाँ पर, नेम। अब अगर हम UI पे आए तो क्या आ गया भाई, यहाँ पर अली लिखा हुआ नजर आ गया। और ये हमने भेजा कहाँ से था, ऐप डायरेक्टर। पहला काम हमें कहाँ यूज करना था इसको, चाइल्ड 3 में हमें कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ा। पहले जो चाइल्ड 1 कॉल हो रहा था उसमें हमने नेम भेजा, फिर उसके बाद इस चाइल्ड 1 से हमने कहाँ भेजा, ये वाले चाइल्ड 2 में, फिर हमने कहाँ भेजा, इस वाले चाइल्ड 3 में, और फिर हमने इसको यहाँ पर यूज कर लिया। ये 4 स्टेप जो हमने किए क्या ये इजाफी नहीं है। अगर हमें ये हमारे पास 4 स्टेप थे, अगर कल को हमारे पास 50-60 हो गए तो मैं तो इसी काम में पड़ा रहूंगा, प्रॉप भेजना, उसको चेक करना कि भाई इस वाले कंपोनेंट में प्रॉप आया कि नहीं आया। तो ये एक बड़ा इशू है। इस इशू को रिजॉल्व जो करता है हमारे पास वो है यूज कॉन्टेक्स्ट का हुक। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले अब वो 3 स्टेप याद करें। पहला स्टेप क्या था, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, दूसरा स्टेप क्या था, प्रोवाइडर, तीसरा स्टेप क्या था, कंज्यूमर। तो हमें जहां पर से भी डेटा भेजना है वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, सिंपल, हम सबसे पहले ना यहाँ पर क्रिएट, हम लिखते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये जो हमारे पास क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आएगा ये कहाँ से इंपोर्ट होगा, रिएक्ट में से। यहाँ पर नोड और VM के ऑप्शन भी आ रहे हैं, लेकिन आपने कहाँ से इंपोर्ट करना है, रिएक्ट में से। उसके बाद हम इसको एक वेरिएबल भी सिर्फ कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, इसका नाम रख लेते हैं, क्या नाम रखें, हम इसका नाम रख लेते हैं डेटा। अब यहाँ पर ये हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, ये चीज आई कहां से भाई, रिएक्ट के अंदर से। एक हमारे पास एक फंक्शन आया, कौन सा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तैमूर भाई पीछे चले जाए। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने एक कॉन्टेक्स्ट भाई यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया, कहां से, रिएक्ट में से, और उसको यहाँ पर यूज कर लिया। एक सवाल यहाँ पर बनता है कि हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी मुझे कोई ना कोई हुक यूज करने हो तो इस कंपोनेंट को मुझे क्या बनाना पड़ता है, यूज क्लाइंट, क्योंकि सारे हुक्स वगैरह और इवेंट्स हमारे किसके पार्ट है, क्लाइंट के या ब्राउजर के पार्ट है। इस वजह से हम इस कंपोनेंट को क्या बनाएंगे, यूज क्लाइंट। और बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास कंपोनेंट चलता है वो कैसे चलता है भाई, सर्वर में। तो हमने क्या किया, सिंपल यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से। उसके बाद हमने क्या कर लिया, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अभी इशू क्या दे रहा है कि आपको ना यहाँ पर 1 आर्गुमेंट देना है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में होता है ना, तो जावास्क्रिप्ट में आपको इशू नहीं देता, ये TS वाला इशू दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कह देंगे कि भाई नेम की की ले लो, या एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऐसी दे दो, नेम की जो भाई क्या होगी हमारे पास, अच्छा नेम नहीं, हम यहाँ पर कर लेते हैं फर्स्ट नेम। इसको हम कर लेते हैं फर्स्ट नेम, जो कि क्या होगी अभी के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमने दूसरा स्टेप क्या कहा था कि जितने भी हमारे चाइल्ड कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रैप हुए होंगे, ये बताया था ना। तो हमें क्या करना है कि अगर ये वाला जो चाइल्ड 1 आ रहा है, अगर मैं इसको इस डेटा के अंदर रैप कर दूं तो क्या सारे के सारे कंपोनेंट इसी के अंदर आ जाएंगे, आ जाएंगे ना, क्योंकि चाइल्ड 1 भी इसी के अंदर है, चाइल्ड 2 भी इसी के अंदर है और चाइल्ड 3 भी इसी के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, दूसरा काम डेटा
और इसको क्या किया, इसके अंदर रैप कर दिया। अब हमें ये वाले बनाना क्या था यहाँ पर, प्रोवाइडर। तो यहाँ पर ना क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जब करते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज मिलती है, डेटा डॉट, हम यहाँ पर लगा सकते हैं डेटा डॉट, एक मिनट, डेटा डॉट प्रोवाइडर। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर चाइल्ड 1 आ गया, उसको हमने किसके अंदर रैप कर दिया, वो वाला कंपोनेंट, वो वाला वेरिएबल जो हमने यहाँ बनाया था, इसके अंदर हमें एक चीज मिलती है डेटा प्रोवाइडर। और प्रोवाइडर को हम एक्सेस कैसे करेंगे, डॉट प्रोवाइडर लगा के। मेन चीज यहाँ पर जिस बात का ख्याल रखना है आपने, कि सारे के सारे जहां पर आप चाह रहे कि जो कंज्यूमर आके प्रोवाइडर से डेटा ले सके, शर्त क्या है कि वो वाला चाइल्ड कंपोनेंट इस प्रोवाइडर के अंदर रैप होना चाहिए। रैप नहीं होगा तो इसको इस वैल्यू का एक्सेस नहीं मिलेगा। अब ये इशू क्या दे रहा है, वैल्यू मिसिंग इन टाइप। ये प्रोवाइडर वाला पार्ट समझ आया, प्रोवाइडर वाला पार्ट किसी से समझ नहीं आया, सबको आ गया, 1 2, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है। कॉन्टेक्स्ट कैसे क्रिएट होगा, हमें रिएक्ट के अंदर से एक फंक्शन इंपोर्ट करना है, किस नाम से, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जब हम बनाएंगे, एक टाइपस्क्रिप्ट में इशू देता है कि आपको पहली वैल्यू बतानी है कि आपकी वैल्यू क्या होगी, जो भी आपने डेटा भेजना है आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हमने कहां पर स्टोर कर लिया, इस डेटा के अंदर। तो पहला स्टेप तो हो गया कौन सा वाला, कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने वाला। दूसरा स्टेप क्या था हमारा, अब हमें क्रिएट करना है एक प्रोवाइडर। प्रोवाइडर क्रिएट करने के लिए शर्त यह है कि प्रोवाइडर सिर्फ उन्हीं को डेटा देगा जो कि उसके चाइल्ड है, जो उस प्रोवाइडर के अंदर आएंगे, चाइल्ड कंपोनेंट है, सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकते हैं जिसके अंदर ये प्रोवाइडर आ रहा है। तो हमने क्या किया है कि कंपोनेंट जितने भी हैं, ये वाले चाइल्ड कंपोनेंट्स, इसको रैप कर दिया किसके अंदर, डेटा के अंदर, और इसके अंदर एक प्रोवाइडर नाम की फील्ड है, तो हमें ये भी लगाना लाजमी। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो डायरेक्ट इस प्रोवाइडर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब डेटा भेजना कैसे, इसी प्रोवाइडर के अंदर हमें एक चीज मिलती है, वैल्यू। इस वैल्यू के अंदर हम क्या भेज देंगे, फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर शायद हमें एक फर्स्ट नेम इस तरह से देना है, और हम यहाँ पर दे देते हैं अली। सर को बोलो सर एपीआई के अंदर ये शायद एक ऑब्जेक्ट है, एडिट भी नहीं कर पा रहे। सही, इसकी एपीआई, हां इसी टेम्पलेट 4 की। तो ये चीज समझ आई। हमने क्या किया, प्रोवाइडर को बता दिया जो आपने वैल्यू रखी हुई अपने पास, वो क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम, उसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, अली। तो अब हमने प्रोवाइडर भी बना लिया, हमने कॉन्टेक्स्ट भी क्रिएट कर लिया। बस अब हम तीसरा काम क्या करना है, अब जिसको भी डेटा चाहिए वो डायरेक्ट किससे आगे ले सकता है, इस वाले प्रोवाइडर से। तो हमें यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, यहां से ना एक्सपोर्ट किसको करना है, हमें ये वाला जो डेटा हमने यहाँ पर, ये वाला डेटा जो हमने यहाँ बनाया था, उससे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। आप इसको यहाँ पर लाके एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं। अब क्या मुझे ये वाला नेम भेजने की जरूरत है, नो सर, क्योंकि मैंने यहाँ पर भेज दिया ना, तो पहला स्टेप कटा। उसके बाद ये वाला जो नेम था, क्या मुझे इसकी भी जरूरत है, नहीं है, तो ये वाला स्टेप भी बच गया। अब अगर मैं चाइल्ड 2 में जाऊं तो क्या ये वाला स्टेप भी बचा, इसकी भी जरूरत नहीं है। चाइल्ड 3 और चाइल्ड 3 में अगर हम आए तो ये वाला स्टेप भी बच गया। तो अब हमारा कंज्यूमर कौन है, यही चाइल्ड 3 हमारा कंज्यूमर है ना। तो अब हमें यहां पर काम क्या करना है, बस कि आप लोगों ने क्या किया, यहां पर अभी के लिए एक किस चीज को इंपोर्ट किया था, कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट तो अभी तक आया ही नहीं, तो हमें क्या करना है, अब यहां पर इंपोर्ट करना है किसको, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट कहां से आएगा भाई, रिएक्ट के अंदर से, और हमें वो वाली चीज भी इंपोर्ट करनी है जो हमने वहां से एक्सपोर्ट कराई। डेटा कहां से आ रहा है भाई, ऐप के अंदर से, पेज की फाइल के अंदर से। अब हमें यहाँ काम क्या करना है, फर्स्ट करें कॉन्स्ट यूजर, इस तरह रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लें आप,
हमें यहाँ पर लगाना है यूज कॉन्टेक्स्ट, और जो भी डेटा हमने वहां से एक्सपोर्ट करवाया वो हम सिंपल लाके पास कर देंगे कहाँ पर, डेटा के अंदर। अब ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया था उसको वहां से एक्सपोर्ट करा के किसको बता दिया, यूज कॉन्टेक्स्ट के हुक को, यूज कॉन्टेक्स्ट का बस इतना ही काम है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यूजर के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम नजर आ गया, ये फर्स्ट नेम नजर आ रहा है, यस सर, ये कहां से आया, डेटा से। प्रोवाइडर वो जो हमने वहां से भेजा था। तो हमने सिंपल क्या किया, वो डेटा जो वहां पर बनाया था उसको सिंपल एक्सपोर्ट किया। इस वाली फाइल में जो कंज्यूमर होगा सिर्फ वहां इंपोर्ट कराएंगे, बताएंगे कि भाई डेटा जो हम आपने वहां से भेजा है, हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया है। डेटा निकालने के लिए हम किसको बताएंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट के हुक को। जो भी हमने डेटा दिया उसको कहां सेव करा लेंगे, एक वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर अली आ गया, यस सर आ गया। तो पुराना वाला तो नहीं आया, कंफर्म कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ से वैल्यू में भेजते हैं, सही। तो अब अगर हम यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करें तो क्या आ गया यहाँ पर, तो वो वाली चीज से तो बेहतर है ना क्रॉप डीलिंग वाली से। एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, कितनी लंबी कर रहे थे। तो सिंपल आपने यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या करना है, पहला काम, ये तीन नाम याद रखेंगे ना आपको, आपके लिए यूज कॉन्टेक्स्ट बहुत आसान है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और कंज्यूमर। तो ये याद करने बस, यूज कॉन्टेक्स्ट की कहानी बस इतनी सी है। पहला काम दोबारा से क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, दूसरा क्या है प्रोवाइडर, तीसरा कंज्यूमर। ये तीन काम कर लेंगे। इन तीनों को यूज करते हुए हम अपनी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन में डेटा आगे पीछे कर सकते हैं। ये पढ़ाने का मकसद कि अभी जो आप ऐड टू कार्ड वाली फंक्शनैलिटी बनाएंगे ना, उसमें आपका डेटा इसी तरह आगे पीछे हो रहा होगा। ऐड टू कार्ड किया आपने, ये तो नहीं करेंगे ना कि एक एक स्टेप करके वो कार्ड वाले उसमें ले जाएंगे साइड बार में, या ऐसे करने का सोचा हुआ था। आप क्या करेंगे, सिंपल एक कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। जैसे ऐड टू कार्ड होगा ना, डेटा सेव कराएंगे किसके अंदर, अपने प्रोवाइडर के अंदर। अब उसको जहां पर भी, जैसे साइड बार वाला है ना, अब आपने उसको एक्सेस करना है, तो वो साइड बार क्या है हमारा, कंज्यूमर, सही है। वहां पर आके आप ये वाली अप्रोच चूज करके वहां पर सारा का सारा डेटा लाके प्राइस को कैलकुलेट करवा सकते हैं। बहुत आसान है अगर ये तीन चीजें समझ आ गई, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइडर और तीसरा क्या था, कंज्यूमर। ये चीज समझ आई, कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आई अभी तक? ब्रेक लेना, आगे चले। हम एक काम करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं, कोशिश करिएगा 10 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं तो 10 मिनट में वापस आ जाए। 3:25 हो रहे हैं, 3:35 तक हम क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे। हमारा एक बहुत मेन टॉपिक है राउट हैंडलर्स। सर पेज पे कोड लगाना, कोड क्या लगाना है? पेज का कोड, page.tss